सांसद खेल महाकुंभ 2023 के दूसरे मरहले का किया इफ्तिताह। कहा कि पिछले 8-9 सालों में मुल्क में खेलों के लिए बेहतर माहौल पैदा करने के लिए किया गया है काम, जिसका नतीजा ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक मुकाबलों में भी देखने को मिला। पीएम ने कहा कि आज का नया भारत खेल के शोबे को दरपेश हर चैलेंज को हल करने की कर रहा है कोशिश। इलेक्शन कमीशन ने 3 शुमाल मशरकी रियासतों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का किया ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 2 मार्च को तीनों रियासतों के नताइज का किया जाएगा ऐलान। केरला में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई शुरू। हेल्थ इमरजेंसी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बढ़ते हुए ताउन समेत दीगर मसाइल पर अगले 3 दिनों तक होगा तबादला ख्याल। वजीर ममलिकत बराए सेहत ने कहा कि आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए इज्तिमाई क़यादत की है जरूरत। मालदीव और श्रीलंका के 3 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे मालदीव। दोनों ममालिक के साथ 2 तरफा मुआहदों पर होंगे दस्तखत। भारत श्रीलंका पार्टनरशिप पर भी होगी बातचीत। दिल्ली में इंतजामी अफसरान के तबादले और तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला रखा महफूज। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की समाअत बड़ी बेंच के जरिए कराने का किया मुतालबा। और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हेलीकॉप्टर हादसे में यूक्रेन के वजीर दाखिला डेनिस मोस्टेरेस्की समेत 18 अफराद हलाक। इतलात के मुताबिक यूक्रेन की वजारत दाखिला के कई आला हुक्काम भी हादसे में हुए हलाक। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। इस खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस वगैरह का इनेकाद किया जाता है। सांसद खेल महाकुंभ एक अनोखी पहल है जो बस्ती जिले और आसपास के इलाकों के नौजवानों को अपनी खेलों की सलाहियतों को दिखाने का मौका और प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। साथ ही यह नौजवानों में नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क, सेहतमंद मुकाबला, खुद एतमादी और कौम परस्ती का जज्बा पैदा करने की भी कोशिश करता है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल एक तपस्या है जिसमें वो अपने आप को गर्क कर लेता है। ये हमारी बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है। और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है, और जिसमें वो अपने आप को तपाता रहता है। और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है, और तब जाकर के एक के बाद एक नए नए पड़ाव पर विजय श्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में खेलों के तय किए जा रहे कामों पर कहा कि गुज़िश्ता 8-9 बरसों में खेल के लिए एक बेहतर माहौल बनाने का काम किया गया है। एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिनती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी, यानी इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। इस मानसिकता से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कितने ही सामर्थ्यवान युवा, कितनी ही प्रतिभाएं मैदान से दूर रह गई। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर
स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। इसलिए अब ज्यादा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट्स को कैरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेल एक स्किल है और इसके साथ एक अहद भी है। खेल के फरोग में तरबियत की अपनी अलग अहमियत है। स्पोर्ट्स एक स्किल है और एक स्वभाव भी है। स्पोर्ट्स एक टैलेंट है और ये एक संकल्प भी है। खेल के विकास में ट्रेनिंग का अपना महत्व है और साथ ही ये भी आवश्यक है कि खेल की प्रतियोगिताएं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए। इससे खिलाड़ियों को अपनी ट्रेनिंग को लगातार टेस्ट करने का मौका मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों की बहुत मदद करती है। वजीर आजम ने कहा कि नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चैलेंज को हल करने की कोशिश कर रहा है। आज का नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चुनौती के समाधान का भी प्रयास कर रहा है। हमारे खिलाड़ियों के पास पर्याप्त संसाधन हो, ट्रेनिंग हो, टेक्निकल नॉलेज हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, उनके चयन में पारदर्शिता हो, इन सभी पर जोर दिया जा रहा है। आज बस्ती और ऐसे ही दूसरे जिलों में खेलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, कोचेज की व्यवस्था की जा रही है। देश भर में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। और खेल महाकुंभ से उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी खिताब किया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने जहां प्रगति की है, एक क्षेत्र जो सदैव उपेक्षित रहता था और वह था जिसके बारे में लोगों की दृष्टि नहीं जाती थी, लेकिन 8 वर्षों में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से 8 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आज वह सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से गांव-गांव में पहुंच गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट आती है। लगभग हर संसदीय सीट पर विगत वर्ष भी 2021 में सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें एक मंच मिला। आगे बढ़ते हैं, जहां इलेक्शन कमीशन ने 3 रियासतों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने तीनों रियासतों में होने वाले इंतखाबात के बारे में जानकारी दी। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही तीनों रियासतों में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। नागालैंड असेंबली की मुद्दत 12 मार्च, मेघालय की 15 मार्च और त्रिपुरा की 22 मार्च को पूरी हो रही है। त्रिपुरा में बीजेपी की हुकूमत है, जबकि मेघालय और नागालैंड में बीजेपी मखलूत हुकूमत का हिस्सा है। The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21 and last date of making nominations January 30. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself.
वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के सरकारी दौरे पर हैं। दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर एस जयशंकर आज मालदीव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हम मनसब अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुतअद्दिद मफ़ाहिमत नामों पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा मालदीव के सदर इब्राहिम सोलेह से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर कल कोलंबो जाएंगे, जहां वो श्रीलंका की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। और पंजाब के साबिक वजीर खजाना और तजुर्बेकार कांग्रेस लीडर मनप्रीत सिंह बादल आज कांग्रेस पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। वो मरकजी वजीर पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। रुकनियत लेने के बाद मनप्रीत सिंह ने कहा कि एक वक्त था कि जब पंजाब भारत का चांद हुआ करता था, लेकिन आज पंजाब पीछे रह गया है। लिहाजा अगर कोई पंजाब को पटरी पर वापस ला सकता है तो वो पीएम मोदी और उनकी टीम है। आज केरला के दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में G20 के रुकन ममालिक के दरमियान अहम मीटिंग जारी है। 20 जनवरी तक जारी रहने वाले इस इजलास में हेल्थ वर्किंग ग्रुप सेहत से मुतालिक मसाइल पर बातचीत करेगा। आज 2 सेशन हो रहे हैं। पहले इजलास में हेल्थ इमरजेंसी के हवाले से तैयारियों पर गौर किया गया है। मुस्तकबिल में किसी भी सेहत की हंगामी सूरत हाल से कैसे बचा जाए, रद्द अमल क्या होना चाहिए और इसके लिए किस किस्म की तैयारियां करनी चाहिए, ये बहस के अहम मौज़ूआत हैं। दूसरे सेशन में दवासाजी के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत की जा रही है, जिसमें कुछ अहम नुकात पर तवज्जो मरकूज की जा रही है कि किस तरह से वैक्सीन, दवाइयां, इलाज सब कम कीमत पर दस्तयाब कराया जा सके। इसके बाद आज शाम को मंदोबीन को केरला के रिवायती खानों और सकाफत से भी रूशनास कराया जाएगा। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के पहले ही दिन वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन ने इफ्तिताई इजलास से खिताब किया और कहा कि भारत आलमगीर भाईचारे के जज्बे से लबरेज है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद दुनिया के कदीम तरीन तिब्बी तरीक़े इलाज में से एक है और G20 ममालिक के नुमाइंदे इसी सरजमीन पर हैं जहां से आयुर्वेद की इब्तिदा हुई थी। पंडाल में एक नुमाइश भी लगाई गई है, जिसमें वजीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर परवीन पवार और वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा बी मुरलीधरन समेत कई वुज़रा ने शिरकत की और नुमाइश का मुआयना किया। You are in a land where Ayurveda originated and practiced in its purest form extensively. Your visit cannot be complete if you have not encountered or experienced Ayurveda. Literally, Ayurveda translates to science of life. The practice of Ayurveda includes use of herbal medicines, massage therapy, and dietary changes to maintain or restore perfect balance in the body. I am confident that after you explore, you will understand why this state of Kerala is named God's own country. G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के इफ्तिताई इजलास में सेहत के मरकजी वजीर ममलिकत भारती परवीन पवार ने कहा कि G20 मुल्क के सेहत खिदमात के शोबे में सभी तरह के काम करने के लिए अहद बस्ता है। Have consistently worked towards promoting coordinated efforts among its members to ensure the achievement of good and equitable health for all. Health became an integral part of the G20 agenda with the establishment of Health Working Group, and G20 countries have exhibited a long-standing commitment to mitigating health emergencies ever since the inception of Health Working Group. केरल में G20 हेल्थ ग्रुप की पहली मीटिंग से अलग एक नुमाइश का इफ्तिताह किया गया, जिसमें सेहत के वजीर ममलिकत डॉक्टर परवीन पवार और खारजा उमूर के वजीर ममलिकत बी मुरलीधरन समेत कई वुज़रा ने शिरकत की और नुमाइश का मुआयना किया। इस नुमाइश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का एक स्टॉल भी है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने जन औषधि स्टॉल का दौरा करते हुए डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत की। डॉक्टर भारती परवीन पवार ने कहा कि मुल्क भर में 9,000 से ज्यादा जन औषधि की दुकानें खोली गई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भारत ने दुनिया के कई ममालिक को दवाएं और वैक्सीन फराहम की हैं।
हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक के साइडलाइन में एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इसमें जन औषधि का भी एक स्टॉल है। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार हैं। मैडम, जन औषधि पूरे देश में हमारा लोकप्रिय है, कैसे इसको शोकेस कर रहे हैं हम? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ये एक ऐसा केंद्र है जहां पे क्वालिटी और सस्ती दवाई ये सर्वसामान्य लोगों के लिए उपलब्ध हो, और इस दृष्टिकोण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार ये जनऔषधि केंद्र आज भारत भर में लगभग 9,000 से भी ज्यादा केंद्र उपलब्ध है, और जिसमें से अगर देखा जाए तो 18,000 करोड़ की राशि ज्यादा बचत हुई है। तो लोगों का हम लोग जब सोचते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट पे एक्सपेंडिचर को कम करना है, तो इसमें जनऔषधि केंद्र का बहुत बड़ा रोल है। और जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर माननीय मनसुख भाई मांडविया जी हमेशा इसको बढ़ाने के लिए युवाओं को आगे आके ये केंद्र बनाए, ताकि एक रोजगार की भी उपलब्धि होगी और उस एरिया में सीनियर सिटीजन है, आज अगर डायबिटीज है, बीपी है, तो वो रोज लगने वाली दवाइयाँ है, तो वो क्वालिटी दवाइयाँ इस केंद्र पे उपलब्ध है। आज की जो बैठक है वर्किंग ग्रुप की, उसमें एक मेन एजेंडा है फार्मा, और जिसमें अफोर्डेबल हो और लोगों को सुलभ हो। तो कैसे निगोशिएशन आगे बढ़ेगा? क्या दूसरे देशों को भी, जो हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं जिसका वॉइस इंडिया बनना चाह रहा है, तो उसमें उन देशों को कैसे लाभ मिले, इस पे क्या चर्चा होगी और इस पे क्या आगे एक्शन होगा? हमारा एजेंडा ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से ही कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना से हम आगे बढ़े और काम करें। और जैसे कोविड ने हमें सिखाया है कि हमारा प्रिपेयर्डनेस कितना मायने रखता है, वो प्रिपेयर्डनेस पे ध्यान दे। और अगर आपने जैसे कहा कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हमारी हेल्थ केयर सिस्टम हो, तो उसमें भारत सरकार आगे आके काम भी कर रहे हैं, और आज फार्मा सेक्टर में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ग्लोबल लेवल पे भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड भी है, और सप्लाई करने में भारत सरकार उसमें ज्यादा ध्यान दे रही है। और G20 में आज जो डेलीगेट्स आए हैं, जो कंट्रीज आए हैं, उन सभी को साथ लेके एक ग्लोबल फोरम पे यही एजेंडा है। ये थी डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जिन्होंने कहा कि हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ को देखना है, समग्र रूप से हेल्थ को देखना है, जिसमें वेलनेस भी हो और जो सस्ती दवाइयां हो या फिर वैक्सीन हो वो दूसरे देशों को भी मिले। कैमरामैन एम.ए. खान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम, केरल। और मुंबई मेट्रो की लाइन 2A और 7 का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को इन दोनों लाइनों का इफ्तिताह करेंगे। हमारे नामानिगार शिशिर सिलार ने मेट्रो लाइन का जायजा लिया। वासियों के लिए एक नई सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंबई दौरे में जो है मेट्रो 7 और मेट्रो 2A जो लाइंस है मुंबई मेट्रो की, उसका जो है लोकार्पण करेंगे। तकरीबन अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण लाइन होगी। इसी मेट्रो के जरिए अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी उपनगरीय प्रदेश है मुंबई का, और जहां पर हम देख पाते हैं काफी ज्यादा जो है दिक्कतें होती है। लेकिन इसके बाद अब देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर मेट्रो लाइन शुरू होती है, तकरीबन 35 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जहां पर मेट्रो लाइन शुरू होगी, और यहाँ पर जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास ये मेट्रो लाइन है। किस प्रकार से होगी हम देख रहे हैं इस वक्त जो कि स्टेशन पर है। इस मेट्रो का जो है लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। खासतौर पर जैसे मैंने कहा आपको कि जो पश्चिमी उपनगर है खासतौर पर उसके लिए जो ये पूरी लाइन बनाई गई है, और इसीलिए मेट्रो 2 की बात करें 2A और 7 की, तो ये खास होगा। हालांकि किस प्रकार से मेट्रो का रूप यहाँ पे देखा गया, देखा सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे की गई है, मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ पे लगाई गई है, साथ ही साथ LED पैनल बिठाए गए हैं, और LED पैनल्स पे जो स्टेशंस है ये स्टेशंस यहाँ पर बताए गए, क्योंकि जो यात्रीगण यहाँ पे प्रवास करेंगे हालांकि उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ जिस प्रकार से डोर ओपनिंग है, डोर क्लोजिंग है, ये यहाँ पर की गई है। महिलाओं के लिए एक खास कोच यहाँ पर जो है रिजर्व रखा गया। और साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो अगर बात करें कितना महत्वपूर्ण यह मेट्रो लाइन है, तो खास तौर पर अगर बात करें तो जो पश्चिमी उपनगर है मुंबई का काफ़ी व्यस्ततम उपनगर है, और ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे एक तरफ जहां पर अगर बात करें तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी भीड़ होती है, और ऐसे में जब ये मेट्रो लाइन ओपन होगी तो इसका सीधा असर मुंबई वासियों को होगा, क्योंकि इस रूट से अगर देखा जाए तो ट्रैवल करना काफ़ी आसान होगा। पहली बात, जिस प्रकार से हम पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इस वक्त मुंबई वासियों के पास लाइफलाइन तो जरूर है, लेकिन लाइफलाइन के साथ रोड के जरिए प्रवास कर सकते हैं। लेकिन अब जब मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी तो मेट्रो के जरिए भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और लोग जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। कैमरन कपिल के साथ शिशिर सिलार, डीडी न्यूज, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने दिल्ली में इंतजामी अफसरान के तबादले और तैनाती के मामले में समाअत मुकम्मल कर ली है। अदालत ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया।
आज समाअत के आखिरी दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले की समाअत बड़ी बेंच को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बड़ी बेंच से समाअत के मुतालबे का कोई जवाब नजर नहीं आता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को तहरीरी दलाइल दाखिल करने की इजाजत दे दी है। काबिल जिक्र है कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली हुकूमत के हुकूक पर 2016 से खींचतान जारी है। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के सामने ज़ेरे गौर है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके सिमी पर पाबंदी जारी रखने के अपने फैसले को दुरुस्त करार दिया है। सरकार की जानिब से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि दहशतगर्द तंजीम सिमी का मकसद मुल्क में कौम परस्ती का खात्मा और इस्लामी हुक्मरानी कायम करना है। हलफनामे में कहा गया है कि सिमी इस्लाम की तशहीर और जिहाद की हिमायत करके नौजवानों को उकसाती रही है और उनका मुल्क के आईन और कौम के तसव्वुर पर यकीन नहीं है। सिमी मूर्ति पूजा के खिलाफ है और इस तरह के मजहबी रसूमात को खत्म करना अपनी जिम्मेदारी समझती है। मुल्क में ऐसी तंजीम की इजाजत नहीं दी जा सकती। हलफनामे में कहा गया है कि सिमी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, नेपाल में नेटवर्क है। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसी तंजीमें सिमी के जरिए मुल्क मुखालिफ मंसूबों को अंजाम देती रही हैं। और सफाई एक ऐसी आदत है जिसे अपनाने से हम न सिर्फ सेहतमंद रहते हैं बल्कि अपने आसपास के इलाके को भी खूबसूरत बनाते हैं। ऐसा ही एक नजारा हमें देखने को मिला नोएडा के सेक्टर 28 में। आइए आपको भी दिखाते हैं। एनसीआर में सबसे बड़ा मसला जो है वो है प्रदूषण का, और जाड़ों के दिनों में प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आज हम नोएडा के सेक्टर 28 में इस थीम पार्क में मौजूद हैं, जहां जन सहभागिता का आपको ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा जो आपको प्रदूषण से भी बचाएगा, पर्यावरण संरक्षण भी करेगा। जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं इस थीम पार्क में और देखते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से प्रदूषण से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं थीम पार्क में। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी सफाई की आदत आपको माहौलियाती आलूदगी से बचा सकती है? जी हाँ, नोएडा सेक्टर 28 के रिहायशियों ने कुछ ऐसे ही किया है। अवामी शिराकतदारी से यहाँ से शुरू होने वाली मुहिम से यहाँ के लोगों को आलूदगी से निजात दिलाने में मदद मिली है। In that we found the water bodies, they are the best remedy to control the PM 2.5 pollution. अगर आप पानी को स्टैटिक रखोगे वो इतना यूजफुल नहीं है जब तक आप उसमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी उसको डिस्टर्ब करके ऊपर उठाइए फाउंटेन की वजह से। So we put it a disruptive technology for this. तो अब जब तक वो पानी नहीं जाएगा उस पानी को एटमाइज करिए। एटमाइज का मीनिंग सादे वर्डों में उसमें मिस्ट बनाइए, उसमें ओस बनाइए, इतना पानी करिए कि वो एरोसोल में टर्न हो जाए। और उसके बाद में वो पानी अगर आप स्प्रिंकल करेंगे, छिड़का देंगे, तो वो जो ड्रॉपलेट है बहुत जल्दी नज़दीक आ जाएगा, ज़मीन पर आ जाएगा। अगर उसमें एरोसोल बनाएंगे, मिस्ट बनाएंगे एटमाइज फोर्स से, तो वो कुछ मिनटों के लिए रुका रहेगा एटमॉस्फेयर और वो मूव करेगा। और जब वो मूव करेगा तो आपके जो डस्ट पार्टिकल हैं और उसमें कुछ एक पॉल्यूटेंट गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें वो सब ऑब्जॉर्व होंगी और वो नीचे आएंगे। यही नहीं, ये लोग कचरे को पैसों में तब्दील करने की कोशिश भी कर रहे हैं और यही वजह है कि वो कचरे को रिसाइकिल करके खाद बनाते हैं। जहां पार्क में मौजूद पौधों को इस खाद से नई जिंदगी मिलती है, वहीं बची हुई खाद को बेचकर उसे पार्क की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए, वेस्ट टू वेल्थ का खूबसूरत मंजर। पार्क को ज़ायशुदा टायरों, बाथरूम के टबों और ड्रमों से सजाया गया है। प्लास्टिक की बेकार बोतलों को खूबसूरत गमलों की शक्ल दे दी गई है। और ये है कबाड़ से तैयार एक वैन, जिससे जब छिड़काव होता है तो हवा में मिस्ट बनकर फैल जाता है।
और साथ ही फिजा में नमी पैदा करके आलूदगी को कम भी कर देता है। यकीनन ये अवामी शिराकत की बेहतरीन मिसाल पेश करता है। शहरा निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हेलीकॉप्टर को बड़ा हादसा पेश आया। ये वाकया यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के बाहर ब्रोवेरी टाउन में पेश आया। इस हादसे में यूक्रेन के वजीरे दाखिला डेनिस मोनेस्टेरिस्की और दीगर आला हुक्काम समेत 18 अफराद हलाक हो गए हैं। कीव रीजन के गवर्नर के मुताबिक हेलीकॉप्टर एक रिहायशी इमारत के करीब गिरकर तबाह हो गया। हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के सदर के मुशीर ओलेस्की अरिस्तोविच ने इस्तीफा दे दिया है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुशीर ओलेस्की ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन के एयर डिफेंस नेप्रो शहर में एक रूसी मिसाइल को मार गिराया और उसकी वजह से यह मिसाइल एक इमारत से टकरा गया। मिसाइल के टकराने से 44 अफराद हलाक हुए जबकि मुतअद्दिद अफराद लापता बताए जाते हैं। ब्राजील में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने कुछ मुजाहिरीन के खिलाफ नए इल्जामात आयद किए हैं, जिन्होंने अक्टूबर के इंतखाबात में साबिक सदर जैर बोल्सोनारो की शिकस्त के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया था। प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त की कि कांग्रेस में तोड़फोड़ करने वाले 39 मुद्दा एलानिया को एक एहतियाती तदबीर के तौर पर कैद किया जाए और उनकी $7.7 मिलियन की जायदाद को बतौर मुआवजा जब्त कर लिया जाए। इतलात के मुताबिक मुखालिफिन पर मुसल्लह मुजरिमाना एसोसिएशन, जमहूरी कानून को पामाल करने की पुरतशद्दुद कोशिशों, बगावत करने और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात आयद किए गए हैं। 8 जनवरी को ब्राजीलियन कांग्रेस, सदारती महल और सुप्रीम कोर्ट पर हमलावरों के हमले के बाद 1000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया था। वियतनाम में बदउनवानी के खिलाफ जारी मुहिम के दरमियान सदर गुएंग जुआन फुक ने मंगल को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। फुक ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया कि जब हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी ने उन पर वजीर आजम रहते हुए अपने जेर कंट्रोल एहलकारों की तरफ से खिलाफ वर्जियों और गलत कामों का इल्जाम लगाया। जब फुक पर अपने वुजरा के जरिए गैर कानूनी काम करवाने का इल्जाम लगा तो कई दीगर वुजरा को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और इससे कबल सदर फुक के मातहत काम करने वाले 2 नायब वुजराए आजम ने इस्तीफा दे दिया था। साबिक वजीर आजम फुक ने 2021 से सदर का ओहदा संभाला। 69 साला फुक ने 2016 से अप्रैल 2021 तक वियतनाम के वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। वो सदर मुंतखब हुए। फुक ने अपनी पार्टी की मरकजी कमेटी को लिखे गए खत में कहा है कि वो पार्टी और अपने मुल्क के लोगों के तय जिम्मेदारी को समझते हैं और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो अपनी पार्टी की सेंट्रल कमेटी को अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।